आज हम अगला चैप्टर देखते हैं। सजीव जगत की विविधता। सजीव जगत की विविधता। हाँ, तो इसमें हम देखेंगे सजीव क्या हैं। तो सजीव के बारे में, सजीव हैं क्या? जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट एवं जटिल संगठन है। यानी सजीव क्या है? सजीव जो है जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट एवं जटिल संगठन है। ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं कि इसी में भाई सजीव के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि सजीव क्या है? जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट एवं जटिल संगठन है। जीवन क्या है भाई? जीवन क्या है? तो हम लोग जीवधारियों तथा समस्त निर्जीव वस्तुओं को देख तथा छू सकते हैं, परंतु जीवधारियों के जीवन को, यानी जहाँ तक हमको देखना है जीवन, तो जो जीवधारियों में जीवन पाया जाता है, जीवन को ना हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। लेकिन जीवन क्या है? जीवधारियों के पदार्थ में उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की ऊर्जा या शक्ति है। यानी कि इसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन जीवन है क्या? कह सकते हैं कि जीवधारियों के पदार्थ में उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की ऊर्जा या शक्ति है। यानी कि इसकी कोई सीधी परिभाषा नहीं है, नहीं दे सकते हैं, है ना। जैसे क्या नाम है, प्यार, घृणा, मोह, लालच, सरलता, सुशीलता, अच्छाई, बुराई, आज की भांति यह भी जो है अमूर्त या भाववाची है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि संगठित पदार्थ या भूत द्रव्य की जैव दशा ही जीवन है। यानी जीवन की जो है हम कोई परिभाषा दे नहीं सकते हैं स्पष्ट। ठीक है। जीवन, ना तो हम जीवन को छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। तो ये रहे सजीव। सजीव क्या है? जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट एवं जटिल संगठन, जिसको हम सजीव कहते हैं। जीवन, जीवन को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन इसको हम परिभाषित भी नहीं कर सकते हैं वास्तव में। लेकिन समझने के लिए जीवधारियों के पदार्थ में उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की ऊर्जा या शक्ति है, जिसको हम ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। अच्छा, आगे हम देखते हैं जीवधारी निर्जीव वस्तुओं से कैसे भिन्न है। देखिए, जीवधारी और सभी वस्तुएं, सभी निर्जीव वस्तुएं कहने का मतलब ये बने हुए होते हैं किसके? पदार्थ के बने होते हैं। हम जैसे जीवन को ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, न छू सकते हैं, फिर भी सुगमता पूर्वक जीवधारियों की निर्जीव वस्तुओं से भाई हम ना तो जीवन को ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन हम बहुत आसानी से जो है सजीव और निर्जीव में अंतर कर ले जाते हैं, है ना। अच्छा, इसका कारण क्या है? हम बहुत आसानी से पहचान ले जाते हैं, क्योंकि जीवधारियों में पदार्थ का संगठन ऐसा होता है कि उसमें जय ऊर्जा पाई जाती है। जहाँ तक जीवधारी की बात है, तो जीवधारी में क्या पाई जाती है? जय ऊर्जा पाई जाती है। और इसी ऊर्जा के द्वारा जीवधारी जो है कई प्रकार की जैव क्रियाओं को संचालित करते हैं, और जिसके कारण से हम उनको आसानी से पहचान ले जाते हैं। यानी कि सजीव और निर्जीव की हमको अगर से पहचान करना हो तो बहुत आराम से हम जो है सजीव की पहचान कर ले जाते हैं, है ना। क्योंकि सजीवों में क्या पाई जाती है? जैव ऊर्जा पाई जाती है। निर्जीवों में जैव ऊर्जा नहीं पाई जाती है, और जैव ऊर्जा के द्वारा ही जो है जैविक क्रियाएं जो है उनकी संचालित होती हैं। देखिए, हम पहले देखते हैं इसमें कैसे भिन्नता पाई जाती है। आकृति एवं माप। आकृति एवं माप। देखिए, जीवधारियों में अपनी अपनी किस्म या जाति के अनुसार जो है उनकी एक निश्चित आकृति होती है, माप होती है ना।
और इसीलिए हम इन्हें अलग अलग पहचान लेते हैं। भाई देखिए, तमाम जीव जंतु पाए जाते हैं पृथ्वी पर, लेकिन हम सबको आराम से पहचान लेते हैं क्योंकि सबकी अपनी माप जो है और आकृति जो है अलग अलग पाई जाती है। इसी कारण से हम इनको पहचान लेते हैं। लेकिन निर्जीव वस्तु अगर से हो, आकृति एवं माप में जल की बूंद से लेकर के विशाल महासागर तक या रेत के कण से लेकर के विशाल पर्वत तक भिन्न भिन्न होते हैं और अनिश्चित होते हैं। जैसे हम लोग आकृति पढ़ते हैं तो जो सजीव होते हैं, सजीवों की क्या होती है, अपनी एक आकृति होती है, निश्चित आकृति पाई जाती है और माप पाई जाती है। लेकिन निर्जीव वस्तुओं में क्या होती है, उनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। जैसे कोई जल की एक बूंद हो और अब इसी बूंद से देखा जाए, इसमें कोई आकृति नहीं। भाई तालाब बन जाएगा, नदियाँ बन जाएंगी, है ना, बड़े बड़े महासागर बन जाएंगे, तो इनका कोई आकार नहीं है। समझ में आ रही बात ना। अब इसी तरह के रेत ले लिया जाए, रेत तमाम छोटे कण पाए जाते हैं, बड़े कण पाए जाते हैं, बड़े बड़े पर्वत बन जाते हैं, है ना, विशाल पर्वत बन गए हैं, सब रेत के कण के कारण से ही बने हैं। तो इनकी कोई निश्चित आकार और आकृति नहीं होती है। सजीवों में क्या होती है, सजीवों की आकृति एवं माप निश्चित होती है। सजीव में आकृति एवं माप निश्चित होती है, निश्चित होती है, और निर्जीवों में नहीं होती। निर्जीवों में नहीं होती है। ठीक है, देखिए रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन, देखिए जीवों और निर्जीव वस्तुओं के बीच पदार्थ के रासायनिक संगठन में जो है तमाम भेद पाया जाता है ना। जीव पदार्थ मुख्यतः बड़े बड़े कार्बनिक अणुओं का बना हुआ एक जटिल रासायनिक संगठन होता है, जबकि निर्जीव वस्तुओं का पदार्थ सरल और छोटे मुख्यतः अकार्बनिक अणुओं का असंगठित मिश्रण मात्र होता है। यानी कि जो जीव पदार्थ होंगे, जीव पदार्थ में क्या है भाई, अगर से संगठन देखा जाए तो जीव पदार्थ में क्या पाए जाते हैं, बड़े बड़े कार्बनिक अणुओं का बना हुआ, बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक अणुओं के बने हुए बड़े बड़े कण पाए जाते हैं। जबकि निर्जीव पदार्थों में क्या होगा, ये सरल होते हैं और ये अकार्बनिक पदार्थों के बने हुए होते हैं, अकार्बनिक पदार्थों के बने हुए होते हैं। ये रहा रासायनिक संगठन। कोशिकीय संगठन हम देखते हैं। कोशिकीय संगठन, तो कोशिकीय संगठन में क्या है कि जीवधारियों के शरीर में जीव पदार्थ या अनेक सूक्ष्म एवं कलायुक्त इकाइयों के रूप में होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक कोशिका जीवन की एक स्वायत्त इकाई होती है। अनेक कोशिकाएं एक कोश की जीवों में स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। बहुकोश की जीवों में ये शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का कार्य करते हैं, है ना। कहने मतलब जो शरीर होता है, शरीर किसका बना हुआ है भाई, जो जीव जातियां पाई जाती हैं, जीव जातियों में क्या होगा, सजीवों में कोशिकीय संरचना पाई जाती है, सजीव में कोशिकीय संरचना पाई जाती है। और निर्जीव होगा तो निर्जीव में कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है, कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है, कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाएगी, है ना। फिर हम देखते हैं उपापचय। उपापचय, देखिए जो सजीव जातियां हैं, सजीव जातियों में क्या होती है भाई, ये उपापचयी क्रिया करते हैं, है ना। उपापचयी क्रिया में भोजन लेना, फिर उसको क्या करना, पाचन करना, फिर पाचन के बाद पोषक पदार्थों को जो है शरीर की कोशिकाओं उपयोगी भागों तक देना, फिर उनके द्वारा जो है क्या है तमाम उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ये प्रक्रियाएं जो है किसमें पाई जाती हैं, ये सजीव में पाई जाती हैं, जबकि निर्जीव में इस तरह की क्रिया जो है नहीं पाई जाती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं गमन और गति। गमन एवं गति,
देखिए सजीव जो है क्या करते हैं, ये गमन और गति में भाग लेते हैं। सजीव क्या करते हैं, गमन और भाई जीव जातियां हैं, ये अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। पौधे जो होते हैं ये स्थान परिवर्तन तो करते नहीं हैं, लेकिन हिलने डुलने की जो क्रिया होती है उसको हम गति कहते हैं, है ना। तो ये गति कर लेते हैं, ठीक है। और जो निर्जीव जातियां होती हैं, निर्जीव जातियों में जो है गति की क्षमता नहीं, ये गमन और गति नहीं करते हैं। समझ में आई बात, गमन और गति जो है ये नहीं करेगा भाई। लेकिन देखिए कोई भी जीव जंतु है तो ये क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर लेंगे, ठीक है। और उनमें जो है क्या नाम है, जो निर्जीव जातियां होती हैं उनमें गति जो है किसी बाह्य कारण से होगा, आंतरिक कारण नहीं हो सकता है। जब भी वो गति करेंगे या गमन करते हैं, जैसे कोई निर्जीव वस्तु हम उसको उठा कर ले जा करके रखाएं, है ना, वो खुद नहीं जा सकते हैं। समझ में आ रही बात ना। तो ये पाई जाती है। पोषण देखते हैं, फिर क्या है पोषण। भाई जो सजीव जातियां होती हैं उनमें पोषण की क्षमता पाई जाती है ना। वे भोजन लेते हैं, फिर भोजन लेने के बाद जो है उनका भोजन ग्रहण, पाचन, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण, स्वांगीकरण, है ना, मल त्याग, ये सब क्रिया जो है पोषण के अंतर्गत आएगी। लेकिन निर्जीव जातियां जो होती हैं ये अपना पोषण नहीं कर सकती हैं। फिर क्या है वृद्धि। वृद्धि, सजीव जातियां जो होती हैं ये वृद्धि करती हैं, और जो वृद्धि होती है आंतरिक होती है, ठीक है, जिसके कारण उनकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होती है ना। लेकिन जो निर्जीव जातियां होती हैं इसमें देखिए सजीवों में आंतरिक वृद्धि पाई जाती है, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती। अगर से वृद्धि होती भी है तो उसमें वृद्धि क्या होगी, ये बाह्य पाई जाती है। इसमें क्या होगी, वृद्धि बाह्य पाई जाती है, जिसको हम अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे मान लेते हैं मिट्टी है, मिट्टी के कोई कण है, अब यहाँ पर वृद्धि करना भाई, ला करके मिट्टी हम बढ़ाते हैं तो ये वृद्धि हो जाएगी। लेकिन ये क्या रहा, बाह्य कारण रहा। लेकिन जो शरीर होगा, शरीर वृद्धि क्या, अंदर से बाहर की तरफ आंतरिक वृद्धि पाई जाती है, ठीक है। और फिर देखते हैं श्वसन। श्वसन, सजीव जातियां जो होती हैं ये श्वसन करती हैं, जबकि निर्जीवों में श्वसन की क्षमता नहीं पाई जाती है। निर्जीव जातियां जो है श्वसन नहीं करती हैं। फिर आता है उत्सर्जन। सजीव जो होते हैं ये उत्सर्जी पदार्थ मतलब भोजन पोषण करते हैं, इसके परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, तमाम उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना, है ना, बाहर निकालते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी उत्सर्जी पदार्थ है ना। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, बनते हैं, तो ये भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, उनको ये शरीर से बाहर निकालते हैं, जबकि निर्जीवों में ये प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। फिर दिया गया है प्रतिक्रियाशीलता, अनुकूलन और या समस्थैतिकता जो है। तो हम देखते हैं समस्थैतिकता, जो भी जीव जातियाँ हैं ये वातावरण के अनुसार अपने आप को क्या करती हैं, अपने आप को अनुकूलित करने की क्षमता रखती हैं। समस्थैतिकता जो है वातावरण के अनुसार जो है क्या करते हैं, जो भी जीव जातियाँ पाई जाए, जाड़ा, गर्मी, बरसात या कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो मानो क्या है, या कोई भी जीव जाति है उसके अनुसार जो है अपने आप को रखने का प्रयास करते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, समस्थैतिकता कहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें पाई जाती है प्रजनन, जीवन चक्र और मृत्यु पाई जाती है। प्रजनन करते हैं, है ना, प्रजनन करते हैं। जीव जातियाँ अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, जिनके द्वारा जो है पृथ्वी पर उनका अस्तित्व बना रहता है, ठीक है। जीवन चक्र, जीवन चक्र एवं मृत्यु, भाई देखिए उनकी क्या है, एक निश्चित, भाई पृथ्वी पर कोई भी जीव जाति है अगर से आई है तो एक निश्चित समय तक वो क्या करेगा, पृथ्वी पर निवास करेगा, और फिर क्या करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, और लास्ट में जो है उसकी मृत्यु जाती है। ये प्रक्रिया जो है निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। तो ये रहा जो है सजीव और निर्जीव में अंतर।